एवरीवन, स्वागत है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की 5वीं कक्षा में। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए पिछली वीडियो तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पॉलिनेशन, ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अभी देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा सा होता है और उसके बाद तक वो जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? ऑब्वियसली उसकी हाइट बढ़ती है ना, उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, नए नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसके जो पुराने दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं, वो टूट जाते हैं, नए दांत आते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब वो चेंजेस हैं जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है। यानी कि जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, जब स्टार्टिंग होती है बच्चे की ग्रो करने की, तो उसके अंदर नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ होती है। कब तक होती है? हम कह सकते हैं 10 से 11 साल तक क्या होती है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है। नॉर्मल बॉडी ग्रोथ यानी कि नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में क्या हो सकता है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, उसके मिल्क टीथ टूट रहे हैं, उसके नए दांत आ रहे हैं। ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, ये होती है नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। बट एट द टाइम ऑफ 13 की एज पर, यानी कि जब बच्चा 13 साल की उम्र के आसपास आता है, यानी कि 11 साल से या 13 साल तक, ऐसे हम कह सकते हैं, तो जब 11 से 13 साल की एज आती है ना, उसके बीच में कुछ अलग चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, विच आर वो है ना, ऐसे नहीं होते नॉर्मल बॉडी ग्रोथ की तरह, ठीक है। वो चेंजेस कुछ अलग तरीके के होते हैं जो हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब 11 से 13 साल की एज आती है तो कुछ नए चेंजेस आने लगते हैं बॉडी के अंदर, नए चेंजेस आने लगते हैं विच आर नॉट डिफाइंड एज, which cannot be defined as normal body growth, यानी कि उसको हम नॉर्मल बॉडी ग्रोथ तो नहीं कह सकते। नॉर्मल बॉडी ग्रोथ इन चेंजेस को हम नहीं कह सकते। अब हमारी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी अपीयरेंस में चेंज आने लगता है। अपीयरेंस में मतलब बाहर से कैसे बच्चे दिख रहे हैं, उसमें चेंज आने लगता है। और क्या आने लगता है, नए नए फीचर्स बॉडी के अंदर डेवलप होने लगते हैं, नए नए फीचर्स बॉडी के अंदर डेवलप होने लगते हैं। और क्या होने लगता है, बच्चे का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमें मेंटली भी मैच्योर होने लगता है। उसके अंदर नई फीलिंग्स, नए उसका एक सेंसेशन अलग तरीके का उसकी बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर आने लगता है। यानी कि एक अपीयरेंस में चेंज होता है, आउटर अपीयरेंस में चेंज होता है। भाई, जो एक 11 साल का बच्चा होता है और एक उसके आगे जो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके बाद आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि लड़का और लड़की में बेसिक डिफरेंस आपको नजर आने लगता है, ठीक है। उनकी बॉडी शेप में आपको अंतर नजर आने लगता है। आप बता सकते हैं कि हाँ, ये लड़की है और ये लड़का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आउटर अपीयरेंस में चेंज आता है। नए फीचर्स कैसे, कुछ ऐसे फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं जो पहले बॉडी में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ है, 13 की एज आई, 11 की एज आई, 13 की एज आई, उसके बाद से वो नए फीचर्स हमारी बॉडी में आने स्टार्ट हो गए। पहले नहीं थे लेकिन अब आने स्टार्ट हो गए। क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, नई फीलिंग्स या फिर नई सेंसेशंस में कह सकती हूँ हमारी बॉडी के अंदर आने लगते हैं। बच्चा नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से ही सोचता है, लेकिन जब आप देखेंगे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो अलग तरीके से सोचता है, उसका माइंडसेट अलग हो जाता है, वो दुनिया को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम इनको एक एक लेकर के देखें कि क्या चेंजेस आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपीयरेंस में कैसे चेंज आता है। अपीयरेंस में कैसे चेंज आता है, ठीक है। तो जो अपीयरेंस में चेंज आता है वो कैसे आता है, अपीयरेंस में क्या चेंज आ सकता है, अपीयरेंस में चेंज आता है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। हेयर ग्रोथ कहाँ हो जाता है, सर पर नहीं। हेयर ग्रोथ कहाँ होती है, आर्मपिट्स पर, आर्मपिट्स पर, और कहाँ होती है, प्यूबिक एरियाज पर या फिर जिनाइटल एरियाज पर, जिनाइटल एरियाज पर, ठीक है। आर्मपिट्स पर और जिनाइटल एरियाज पर हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े हार्ड हेयर्स ग्रो होते हैं, और क्या होता है, बॉडी के जैसे हाथ पैरों पर भी बालों की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, बट वो बहुत थिन होते हैं। और क्या होता है, जहां पर हेयर ग्रोथ होती है ना, जैसे आर्मपिट्स वगैरह या जिनाइटल एरियाज, वहां की स्किन भी डार्क होने लग जाती है, स्किन डार्क होने लग जाती है। यानी कि क्या देखा, हेयर ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन की डार्कनिंग भी हो रही है। और क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, ठीक
बॉयज के अंदर थोड़े से अलग चेंजेस तो आएंगे। तो जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं अगर हम बॉयज को देखें तो बॉयज में क्या होता है, बॉयज में एक नई अपीयरेंस आती है, क्या कि उनके अंदर जो उनका पेनिस होता है वो ओकेजनली हार्ड होने लग जाता है, ओकेजनली हार्ड होने लग जाता है, ठीक है। ये सब चेंजेस क्या है, ये सब आते हैं बॉडी की अपीयरेंस में चेंज, यानी कि बाहरी आप अगर देखें ना बाहरी बॉडी में चेंज आ रहा है, अंदर कुछ चेंज नहीं, ये बाहर वाले चेंजेस है। जैसे हेयर ग्रोथ आउटसाइड होगी, ब्रेस्ट साइज बॉडी के बाहर होगा, पेनिस जो है उसका ओकेजनली हार्ड होना, ये क्या है, ये आउटर अपीयरेंस वाला हमारा क्या है, फीचर है। अब आप देखेंगे हेयर ग्रोथ के साथ साथ स्किन डार्कनिंग होती है, और क्या क्या हो सकता है, और जैसे लड़कों में बियर्ड का ग्रो होना है ना, ये क्या है, ये अपीयरेंस का चेंज है। तो ये देख लिया आपने अपीयरेंस वाले चेंज। और क्या चेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा अपीयरेंस में चेंज होता है, उसी के साथ साथ क्या होते हैं, नए कुछ फीचर्स भी हमारी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं जो बच्चे के अंदर पहले नहीं होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए अब फीचर्स भी देख लेते हैं। फीचर्स कैसे, फीचर्स आते हैं जैसे कि, फीचर्स क्या आते हैं, जैसे कि गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये भी पढ़ेंगे। क्या होती है, एक मंथली साइकिल होती है, मंथली साइकिल होती है जो गर्ल्स में देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, क्या होती है, कैसी होती है, तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी ये पढ़िए कि जो फीचर क्या है, नया फीचर क्या है, गर्ल्स के अंदर एक नई साइकिल, एक नई प्रोसेस डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और बॉयज में क्या होता है, बॉयज में क्या होता है, बॉयज में उनकी जो आवाज होती है, यानी कि जो उनकी वॉइस होती है वो हैवी होने लग जाती है। आपने ये देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक लड़के छोटे होते हैं तो उनकी आवाज बड़ी ना सॉफ्ट सी होती है, लेकिन जैसे ही एकदम पता नहीं क्या होता है, वो 13-14 साल की एज में आते हैं, उनकी आवाज एकदम से भारी हो जाती है ना। लड़के, एक छोटे से लड़के की आवाज में और एक बड़े मैच्योर मैन की आवाज में बहुत अंतर होता है। छोटा सा बच्चा जब बोलता है ना तो उसकी आवाज थोड़ी मीठी सी होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन जब बहुत बड़ा एक मैन, मैच्योर मैन अगर बोलता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, भारी होती है, मोटी होती है। तो क्या होता है, जैसे क्या डेवलपमेंट हुआ, एक नया फीचर डेवलप हुआ कि वॉइस हैवी हो गई, और वॉइस हैवी होने के साथ साथ क्या होता है, एडम एप्पल भी आपको दिखाई देने लगता है, एडम्स एप्पल भी आपको दिखाई देने लगता है। एडम्स एप्पल क्या होता है, देखिए जो बॉयज में हमारा जो लैरिंक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स, उसके आगे थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, वॉइस बॉक्स के आगे थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। लड़कियों में नहीं मिलता है, लड़कों में मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उभरा हुआ स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। तो ये थे हमारे नए फीचर्स जो डेवलप होते हैं। अब देखिए फीचर्स के साथ साथ मैंने क्या था, फीचर्स के साथ साथ आती है नई सेंसेशंस, यानी कि बॉडी के अंदर नई फीलिंग। तो वो नई फीलिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, सेंसेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि सेंसेशंस में आता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, यानी कि अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ और लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये नई सेंसेशन बॉडी के अंदर आती है ना। ये चीज आपको बर्बाद करी, इसी से बचना होता है, ये बहुत खतरनाक होती है। इस टाइम पे आपका दिमाग पूरी तरीके से आपको बदल देता है, नई फीलिंग्स आती है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो एज होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एज होती है। इसके अंदर एकदम से इतने सारे चेंजेस आते हैं, आपने देखा भी, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, नए फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, फीलिंग्स के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा चेंजेस वाला होता है। कई बार बच्चे इसको संभाल नहीं पाते हैं और गलत तरीके से इसमें रिएक्ट करते हैं। तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी बॉडी के साथ चेंजेस हो रहे हैं ना, दीज आर नॉर्मल, ये सभी के साथ होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और आपको इनके लिए नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये फीलिंग्स आपको बहुत खराब भी बना सकती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। और क्या होता है सेंसेशंस में, और क्या आता है, क्या आता है, और आता है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस। अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस कैसे, जैसे कि लड़कियां क्या करती हैं, थोड़ा सा ज्यादा सजना समझना स्टार्ट कर देती हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स बॉडी, किसकी बॉडी, अपनी भी और दूसरों की भी,
अपनी भी और दूसरों की भी। अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये चीज खराब तो नहीं लग रही, यहाँ फैशन करो, ये करो, ये सब चीजें कहाँ आती है, अवेयरनेस में बॉडी के लिए। और क्या आता है, दूसरों की बॉडी के लिए भी अवेयरनेस, वो कैसा लग रहा है, वो कैसी लगेगी, वो तो ऐसे पहन करके आई थी कपड़े, उसने तो इतना फैशन करा था। ये सब फीलिंग्स भी ना इसी टाइम पर आना स्टार्ट होती है। ये नई सेंसेशंस है, नई फीलिंग्स है। और इस टाइम पे ना आपके हार्मोन्स आपके ऊपर इतना ज्यादा भारी होते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस टाइम पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं। देखा ना आपने, इस एज में आकर के बच्चे गुस्सा ज्यादा करने लगते हैं, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो वो भी इसी वजह से होता है, उनके अंदर एक नई फीलिंग आ रही है। बट आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे आपका बिहेवियर बिगड़ जाएगा। आपका क्या है, आपका सोशल जो रिलेशन है ना वो बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो चेंजेस है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सभी के अंदर आते हैं। बट क्या करना है, आपको खुद को कंट्रोल में रखना है, अपनी माइंड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दीज चेंजेस आर नॉर्मल। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस कब तक आते हैं, ये चेंजेस आते हैं 13 की एज से 19 की एज के बीच में। ठीक है, 13 की एज से 19 की एज के बीच में। अब इस एज को बोला जाता है, 13 से 19 की एज को बोला जाता है टीन एज। क्या बोला जाता है, टीन एज। टीनेजर हैं आप, टीनेजर हैं, तो टीनेजर क्या है, 13 से 19। देखिए 13, 14, 15 सब में टीन आ रहा है ना, तो इसलिए इसको बोल दिया 19 तक टीन एज हो गई। या फिर इसी एज को बोला जाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी है अपने बॉडी को एडोलेसेंस होती है जब फुल्ली मैच्योर आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, फुल्ली मैच्योर होने तक, यानी कि एडोलेसेंस तक ले जाने तक जो आपके बॉडी में एक टाइम पीरियड आता है चेंज का, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात सोचने वाली है कि ये जो इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, वाई दीज चेंजेस। ठीक है, दीज चेंजेस। अब ये जो चेंजेस है ना, इन चेंजेस को ही बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, मेन काम तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। जब गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर सिर्फ आउटर अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, फीचर्स में चेंज आ रहा है, तो वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। आपने देखा भी 13 से लेकर 19 की एज के बीच में धीरे धीरे ये चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं एक दिन में चेंज आ गए। अब आप खुद ही सोचिए, जब स्टार्टिंग में बॉयज की बियर्ड आनी स्टार्ट होती है ना, दाढ़ी आनी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, पहले आते हैं बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स, यानी कि पहले बहुत सॉफ्ट हेयर्स आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो हेयर की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने लगती है और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे क्या करा, धीरे धीरे बियर्ड ने ग्रो करना स्टार्ट करा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो चेंजेस है ये एकदम से बॉडी में नहीं आते। ये चेंजेस कैसे होते हैं, ये चेंजेस बॉडी में स्लो होते हैं। अब मैं ये बात कह रही थी कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये हमारी बॉडी में डेवलप क्यों होते हैं, क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे हर काम को करने के लिए एक फंक्शन होता है, हर काम को करने के लिए एक सिस्टम होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनता है, गैमीट्स बनते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ जर्म सेल्स बनती हैं, या फिर क्या कह सकती हूँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं। ये सब मैं आपको बताया था, जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। अब क्या होता है, इनको बनने के लिए बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होने जरूरी होते हैं, या फिर बच्चे को मैं कह दूं रिप्रोडक्शन करने के केपेबल होने के लिए उसकी बॉडी को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तैयार कैसे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, वो मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए ये सारे चेंजेस होते हैं। अगर सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी के अंदर दिख रहे हैं, यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या आ रहा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रहा है, वो सेक्सुअली प्रिपेयर हो रहा है, अपनी बॉडी को रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसलिए ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब एक बात बताइए
ये जैसे आपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे, ये जरूरी कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि क्या होता है, जैसी बेबी होता है ना, जैसी बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, और वो बेबी क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मदर से उसको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। अब अगर एक गर्ल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करेगा, वो अपने न्यूट्रिशन कैसे लेगा? इसलिए क्या है, बॉडी के अंदर पहले ही उन चीज़ों को ग्रो कर दिया जाता है, पहले ही बॉडी को मेंटली भी प्रिपेयर कर दिया जाता है, फिजिकली भी प्रिपेयर कर दिया जाता है, इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि अगर आगे आने वाली प्रोजनी आए तो उसमें क्या हो, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार हों उस नई जनरेशन को संभालने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए, जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। जब नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो ये जो स्पेशल टिश्यूज बन रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, कौन से, जर्म सेल्स है ना, जर्म्स टिश्यूज जो बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जब नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, यानी कि बच्चा नॉर्मली जब ग्रो करता है तो ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज नहीं बनते। लेकिन जैसे ही बॉडी की ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ है, वो क्या करती है, नॉर्मल ग्रोथ जब स्लो हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। जब नॉर्मल बॉडी ग्रोथ करेगी तब ये वाले रिप्रोडक्टिव टिश्यूज ग्रोथ नहीं करेंगे, और जब नॉर्मल ग्रोथ बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी तब ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तब ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, जो ये गैमेट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ना, तो इन गैमेट्स का क्या होता है, इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। मेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है मेल गैमेट, और एक होता है फीमेल गैमेट, जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि कैसी सेल्स होती है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो ये क्या है, ये है पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स, पेरेंट की जो बॉडी में से सेल आ रही है ये वो वाली सेल्स है। अब क्या है, एक आ रही है मेल से, ये मेल का साइन होता है, एक आ रही है फीमेल के अंदर से। ठीक है, फीमेल के अंदर से। अब क्या है, ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तभी एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, तभी एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की गैमेट सेल्स क्या करती हैं, इन दोनों की गैमेट सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं, या फिर कह सकती हूँ फर्टिलाइजेशन करती हैं, फर्टिलाइजेशन करती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करती हैं। जैसे कि हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या देखा था कि जो हमारी एक मेल गैमेट था वो किससे आ रहा था, एग सेल से आकर के फ्यूज कर रहा था और जाइगोट बना रहा था, है ना। सिमिलरली क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, हमारे जो दोनों गैमेट्स हैं वो दोनों आकर के फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब देखिए, ये जो दोनों हमारे गैमेट्स बनते हैं ये मेल और फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं। मेल मेल बॉडी के अंदर बनेगा गैमेट, फीमेल फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। इतनी बात तो समझ में आती है कि मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर बनेगा और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। लेकिन जब ये फ्यूज होते हैं ना, तो फ्यूज ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी। कैसे कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेल बॉडी जो है वो भी अपना जो उसका गैमेट है वो बॉडी से बाहर निकाल दे, है ना, आउटर वर्ल्ड में वो अपने क्या कर दे, गैमेट को बाहर निकाल दे। हमारा जो गैमेट बॉडी के अंदर बना था, मेल ने भी बाहर निकाल दिया, मेल ने भी बाहर निकाल दिया, और क्या हुआ, फीमेल ने भी बाहर निकाल दिया। दोनों ने क्या करा, अपने अपने गैमेट्स को आउटर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, बॉडी के अंदर नहीं है। अब दोनों कहाँ चले गए हैं, आउटर एनवायरनमेंट में चले गए हैं। यानी कि ये दोनों जो फ्यूज करेंगे ना, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये दोनों कैसे फ्यूज करेंगे, ये आउटर एनवायरनमेंट में फ्यूज करेंगे। फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है आउटर एनवायरनमेंट में, आउटर एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके ये गैमेट्स बॉडी से बाहर नहीं जाते, ये बॉडी के अंदर ही फ्यूज करते हैं। दोनों के गैमेट किसी मेल या फिर फीमेल किसी एक बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी कि जाइगोट भी कहाँ बन रहा होगा, फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा होगा। मदर हमेशा बर्थ को चाइल्ड देती है इन ह्यूमंस, है ना। ऐसे आपने और भी मैमल्स जो देखे होंगे, डॉग्स, कैट्स, इनमें क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी क्या करती है, फीमेल बॉडी के अंदर
बेबी की ग्रोथ होती है। नए बेबी की ग्रोथ किसके अंदर हो रही है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। यानी कि मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर आया होगा, मेल गैमेट फ्यूज करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है, मैमल्स की जो बॉडी है, उसमें क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दोनों गैमेट्स का, वो कहाँ हो रहा है? जो फर्टिलाइजेशन या फिर जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो ऐसा जब फ्यूजन क्या हो रहा है, जैसे आउटर एनवायरनमेंट में कैसे होता है, ये होता है आउटर एनवायरनमेंट में जब फ्यूजन होता है मोस्टली होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे फ्रॉग्स वगैरह होते हैं ना। तो फ्रॉग क्या करता है, जैसे बारिश का मौसम हुआ तो बारिश के मौसम में क्या होता है, बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या करेगी, जो हमारी एक फीमेल जो हमारी फीमेल फ्रॉग है, वो क्या करेगी, यहाँ पे आकर के हमारे सरफेस पर बहुत सारी क्या छोड़ देगी, फीमेल गैमीट छोड़ देगी। क्या छोड़ देगी? फीमेल गैमीट छोड़ देगी। फीमेल गैमीट किसमें छोड़ दिए? पानी के अंदर छोड़ दिए, फीमेल ने बॉडी से बाहर छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो गैमीट्स रखे हैं ना, इन्हीं के ऊपर आकर के जो मेल पेरेंट है, यानी कि जो मेल फ्रॉग है, वो भी क्या करेगा, आएगा और अपने जो भी मेल गैमीट है वो भी यहीं पर छोड़ देगा, वो भी यहीं पर छोड़ देगा। ये क्या है? ये है मेल गैमीट, ये है मेल गैमीट। देखो क्या हुआ, बारिश का मौसम हुआ, पानी भरा हुआ था, तो क्या हुआ, फीमेल आई, फीमेल ने आकर के सारे अपने जितने भी एग्स थे या फिर जितने भी उसके फीमेल गैमीट थे, वो इस पानी में छोड़ दिए। सरफेस पर जाकर के सारे फीमेल गैमीट बैठ गए। अब क्या होगा, मेल पेरेंट आएगा, यानी कि मेल फ्रॉग आएगा और अपने सारे मेल गैमीट को पानी के अंदर छोड़ देगा। अब क्या होगा, जहां जहां पर भी इनका ताव लगेगा, यानी कि जहां जहां पर भी इनको कंडीशन मिलेगी दोनों को फ्यूज करने की, दोनों आसपास आ गए तो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। जो अलग अलग है, मान लो ये इससे फ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये इससे तो फ्यूज कर सकता है। यानी कि अगर ये दोनों आपस में जहां पर भी मिल जाएंगे, जहां पर भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल जाएगा, वहीं पर फ्यूजन हो जाएगा, वहीं पर नया जो फ्रॉग है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो फ्रॉग है, जो नया फ्रॉग है, वो कहाँ बन रहा है, वो इन दोनों की बॉडी से बाहर बनेगा। जाइगोट भी दोनों की बॉडी से बाहर बना है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में आपने क्या देखा कि जो बेबी बनता है वो किसके अंदर बनता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, किसी एक पेरेंट की बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है इंटरनल ऐसे फ्यूजन को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोला जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि बॉडी के बाहर अगर गैमेट्स मिल रहे हैं, अगर गैमेट्स दोनों फ्यूज कर रहे हैं बॉडी के बाहर, तो उनको बोला जाता है एक्सटर्नल, और अगर इंटरनल हो रहा है यानी कि बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या देखने वाले थे कि ये हमारे बेसिक्स हो गए। अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो देखिए, ये मैंने जो व्यू बनाया है, ये है अगर हम ह्यूमन को ऐसे काटते हैं, है ना, इनके बीच में से मैं साइड का व्यू आपको दिखा रही हूँ, और ये क्या है, ये है फ्रंट का व्यू। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के ही है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के ही है, लेकिन ये है साइड से व्यू और ये है सामने से व्यू। ये वाला जो है ये सामने से व्यू है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, पहले साइड से और आगे से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उससे थोड़ा है ना विजुअलाइज करने में इजी होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमने दोनों ऑर्गन बनाए हैं, ये यहाँ पे जो गोल गोल बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं मैंने टेस्टिस। इनके नामकरण करने स्टार्ट करें ना से, इनका नाम है टेस्टिस। ये भी टेस्टिस और ये भी टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। इधर भी टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है, ओके। तो ये क्या है, मैं दोनों के बीच में से डिवाइड कर देती हूँ, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही डायग्राम है, बस देखने का नजरिया अलग है, ओके। तो ये क्या है, ये जो मुझे ओवल शेप का दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ओवल शेप की है, इसको बोला जाता है टेस्टिस। अब इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्यूब जैसी लग रही है, ट्यूब जैसी जो है ये दोनों ट्यूब, इधर भी ये देखिए ये वाली ट्यूब है, तो इसको बोला जाता है वासा डिफरेंस। क्या बोला जाता है, वासा डिफरेंस। क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये भी वासा डिफरेंस ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये है वासा डिफरेंस। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो थैले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल गोल बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये है एक्चुअल में आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये आपका, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर।
जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। इधर भी आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो बनाया है मैंने, ये भी यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखिए इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब कनेक्ट हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब कनेक्ट हो रही है। अब ये तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब कनेक्ट होती है, जो यूरिन को एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूरेथ्रा, उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। इधर भी क्या है, इधर ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं, इसका नाम है यूरेथ्रा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है यूरिन को बॉडी से बाहर छोड़ना, बाहर एक्सक्रीट करवाना। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट। इसमें आपको इतने ही नाम पढ़ने, फालतू ज्यादा दिमाग नहीं खपाना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इधर से, ठीक है, इधर वाले को छोड़ दो अभी। तो आप क्या देख रहे हैं, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस, यही मेन साइट है, यहीं पर बनता है क्या, स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म होता है ह्यूमंस का मेल गैमीट। ह्यूमंस में जो मेल गैमीट बनता है उसको बोला जाता है स्पर्म, उसको बोला जाता है स्पर्म। तो स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म को बनना है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म्स को बनाएगी। उसके बाद इसको कुछ भी करके, कहीं से भी घूम घाम के कहाँ आना है, इसको बॉडी से बाहर निकलना है, यानी कि इस एरिया से बाहर आना है, इस एरिया से बाहर आना है। तो क्या देखा मैंने कि टेस्टिस है, टेस्टिस है, उसके अंदर क्या बन रहे हैं, उसके अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स। अब स्पर्म्स क्या करेंगे, स्पर्म्स बन तो यहाँ पे रहे, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैवल करके वो कहाँ तक आएंगे, इस यूरेथ्रा के अंदर तक आएंगे। स्पर्म इसके थ्रू बाहर निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, सबसे पहले टेस्टिस के अंदर बनने शुरू होते हैं स्पर्म्स। क्या बनने शुरू होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस इन नंबर्स, एक दो नहीं, बहुत सारे मिलियंस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस में क्या बनने शुरू होता है, टेस्टिस में बनने शुरू होते हैं स्पर्म्स। अब इसे समझा रही हूँ, दोबारा इनके बारे में सब लिखवाऊंगी भी, सिर्फ समझ लो बेसिक होता क्या है कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म्स यानी कि मेल गैमीट बनते हैं, बन गए, तैयार हो गए। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमीट है ना, ये मेल गैमीट ट्रैवल करता है इस ट्यूब में से, जो ब्लैक कलर की ट्यूब मैंने दिखाई है, इसके थ्रू मेल गैमीट क्या करता है, ट्रैवल करता है। और इस ट्यूब का नाम है वासा डिफरेंस। यानी कि टेस्टिस में क्या बने, स्पर्म्स, टेस्टिस से फिर वो ट्रैवल करते हैं वासा डिफरेंस के थ्रू। अब ये वासा डिफरेंस कैसे जा रही है, ये वासा डिफरेंस हमारे यूरिनरी ब्लैडर के सामने से होती हुई कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रही है, कवर कर रही है एक तरीके से। बात समझ में आ गई? तो वासा डिफरेंस कैसे लेकर के जाएगी, यहाँ से लेकर के जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है, इसके अंदर से नहीं जा रही है, देखो इसके पीछे से जा रही है। इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, इस वाले डायग्राम में पीछे की बात मैं नहीं बता सकती। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वासा डिफरेंस इसमें घूम करके जा रही है ना, और यहाँ तक आ रही है। इतनी वासा डिफरेंस हो गई। अब यहाँ पर वासा डिफरेंस खत्म हो गई है, जो ब्लैक मैंने खत्म कराया ना, इसके बाद वासा डिफरेंस खत्म है। अब देखिए यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या बनता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बनता है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये यूरिन को भेजेगा अपने पाइप के थ्रू। इस पाइप का क्या नाम है, इस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। यानी कि दो ट्यूब्स हो गई, एक ट्यूब तो हो गई जो किसको लेकर के आ रही है, एक ट्यूब को तो हो गई वासा डिफरेंस जो स्पर्म्स को लेकर के आ रही है, और दूसरी ट्यूब कौन सी होगी, दूसरी हो गई यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को लेकर के आ रही है। दो ट्यूब, दोबारा बोलो, दो ट्यूब्स हो गई, एक है वासा डिफरेंस, एक है यूरेथ्रा। वासा डिफरेंस क्या कर रही है, स्पर्म्स को लेकर के आ रही है, और यूरेथ्रा क्या कर रही है, यूरिन को लेकर के आ रही है। किस तक लेकर के आ रही है, इस पार्ट तक लेकर के आ रही है। इस पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है पेनिस। क्या बोला जाता है, पेनिस। ठीक है, अब आप देखिए पेनिस तक क्या आ रहा है, पेनिस तक यूरेथ्रा से यूरिन भी आ रहा है, और क्या हो रहा है, वासा डिफरेंस से स्पर्म भी आना है। दोनों ट्यूब से क्या करना है, दो अलग अलग चीजें एक ही कॉमन ट्यूब के अंदर आनी है। क्या होता है, वासा डिफरेंस क्या करती है, वासा डिफरेंस ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और फाइनली जाकर के किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों के दोनों ट्यूब्स, कौन सी, वासा डिफरेंस और क्या हो रहा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और वासा डिफरेंस क्या कर रही है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि एक कॉमन डक्ट बना रही हैं। अब कॉमन डक्ट बना रही हैं तो क्या होगा, इसके अंदर, इस वाली ट्यूब के अंदर हमारा वासा डिफरेंस से स्पर्म भी जाएगा, और इसी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी जाने वाला है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही चीज मैं यहाँ पर दूसरे डायग्राम में भी दिखा दूं अगर, ठीक है। यहाँ से इसको हटाते हैं। अब देखिए, यहाँ से देखिए, इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं, है ना, ये क्या है, ये सामने का व्यू है। सामने से देखो, सामने से क्या होगा, दोनों टेस्टिस है ना, यहाँ पे भी दोनों टेस्टिस होते हैं, एक के पीछे एक है ना, दिख नहीं रही। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस क्या करेंगे, दोनों टेस्टिस स्पर्म्स बनाना स्टार्ट करेंगी। अब स्पर्म्स बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों अपने स्पर्म्स को किसके थ्रू भेजेंगे, इस ट्यूब के थ्रू भेजेंगी। इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब का नाम क्या है, वासा डिफरेंस। स्पर्म आए टेस्टिस में बने, स्पर्म्स किसके थ्रू जा रहे हैं, वासा डिफरेंस के थ्रू जा रहे हैं। अब वासा डिफरेंस के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रही होगी, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रही होगी। अब पीछे से जा रही होगी तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जा रही है, ठीक है, इसलिए इसे बताया था ये अंदर नहीं जा रही है, ये इसको सिर्फ दिखाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, वासा डिफरेंस इसके पीछे से जा रही होगी और फाइनली दोनों एक जगह आकर के मिल जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक कॉमन डक्ट में आ रहा है ना, और ये जो है हमारे पीछे से जो दोनों ट्यूब्स आ रही हैं, ये भी इसी पैसेज में आकर के मिल रही हैं। कौन से पैसेज में, इस वाले पैसेज में आकर के मिल रही हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोनों वासा डिफरेंस भी और यूरिथ्रा भी दोनों कंबाइन हो गई, एक कॉमन डक्ट इन्होंने बना ली है, कॉमन डक्ट बना लिए। अब क्या होगा, इसी यूरिथ्रा के थ्रू, इसी ओपनिंग के थ्रू हमारे स्पर्म्स भी जाएंगे और इसी ओपनिंग के थ्रू हमारा यूरिन भी बॉडी से बाहर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, मैं इसे यहाँ से हटाना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ और क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को बने रख देते हैं, ठीक है। इससे रेफरेंस लेकर के ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो स्पर्म को बना रहा है। कौन बना रहा है स्पर्म को, कौन बना रहा है स्पर्म को, स्पर्म को बना रहा है हमारा टेस्टिस। कौन बना रहा है, हमारा टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस आप देखिए, टेस्टिस कैसा है, ओवल शेप का है, ओवल शेप का कह सकती हूँ, राउंडेड शेप का है। और कैसा है, ओवल क्या कर रहा है, ओवल कह रही हूँ, जो हमारे टेस्टिस है, टेस्टिस क्या कर रहा है, टेस्टिस स्पर्म्स का प्रोडक्शन कर रहा है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन कर रहा है। और क्या है, अब देखिए, जो टेस्टिस है ना, स्पर्म्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और ये कितने नंबर है, कितने टेस्टिस होते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि मेल बॉडी में कितने टेस्टिस होते हैं, तो मेल बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, यानी कि 2 इन नंबर, 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ 1 पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का। इसका काम क्या है, इसका काम है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना। अब ये टेस्टिस कहाँ होता है, ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी वहां होती है जहां आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर प्रेजेंट है वो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। अब ये क्या है, ये जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, ये तो पोजीशन बता दी, और एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब एक बात देखिए आप, ये जो मैंने टेस्टिस बनाए हैं, अब इस टेस्टिस के आउटसाइड मैंने एक लेयर बनाई है, ऐसे बैग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि टेस्टिस को मैंने इस बैग के अंदर ऐसे रख रखा है, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, टेस्टिस को बैग के अंदर रख रखा है ना। और ये जो बैग होता है ना, ये बॉडी से बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अंदर नहीं होता, ये बॉडी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। पेनिस के बहुत आसपास प्रेजेंट होता है, पेनिस के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब उस टेस्टिस के ये जो बैग है, जो बैग मैंने आपको दिखाया है, इस बैग को बोला जाता है स्क्रोटम। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। यानी कि दोनों के दोनों टेस्टिस एक ही बैग के अंदर है, एक ही बैग के अंदर है। ये जो बैग है ना पूरा एक है, जो मैंने आपको वो दिखाया था ना डायग्राम, उसमें मैंने 2 अलग अलग जगह पर टेस्टिस को दिखा रखा था, पर ऐसा नहीं होता। स्क्रोटम एक सिंगल बैग है, उस सिंगल बैग के अंदर
दोनों की दोनों टेस्टिस हमारी रखी हुई होती हैं। एक ही बैग है, उसके अंदर दोनों टेस्टिस इस तरीके से रखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंगल बैग दिखाया है, सिंगल बैग ही होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये अपने अंदर टेस्टिस को रखता है। तो क्या है? इट इज अ स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली जैसा स्ट्रक्चर है जो क्या रखता है? विच स्टोर्स टेस्टिस, विच हैज टेस्टिस, जिसके अंदर दोनों के दोनों टेस्टिस स्टोर होती हैं। अब मैं अगर कहूं कि ये जो टेस्टिस है इसको इस स्क्रोटम में क्यों रखा गया है, इसको बॉडी के बाहर एक बैग सा बना के क्यों रखा गया है, क्या जरूरत थी स्क्रोटम को बाहर रखने की, क्यों रखा गया इस स्क्रोटम को बाहर? तो अगर मैं इसका सिंपल सा जवाब दूं तो इसका ये है कि जो हमारे टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। यानी कि टेस्टिस में क्या हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है स्पर्म्स का प्रोडक्शन, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। अब ये जो स्पर्म्स बनते हैं ना, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जितना भी होता है, जितना हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो इन टेस्टिस में स्पर्म्स को बनने नहीं देता। यानी कि जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो तब तक ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है ना, इसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो इसको कम से कम 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी टेस्टिस स्पर्म्स को बना पाएगी। तो देखा पूरा का पूरा चक्कर किसका है? पूरा का पूरा चक्कर है हमारे टेम्परेचर का। तो क्या है, जब स्क्रोटम बॉडी से आउटर सरफेस पर रहता है, बॉडी से बाहर की तरफ रहता है, तो आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा रख पाता है पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ गई? तो अब दोबारा से देखिए, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस ओवल शेप की होती है, 2 इन नंबर होती है, यानी कि 1 पेयर होती है। क्या करती है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से नीचे प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? एक बैग में प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में, जो कि क्या है? बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर विच हैज टेस्टिस। बात समझ में आ गई? अभी टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर रखे हुए क्यों है? क्योंकि ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, और स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ठंडा चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारी टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस तो समझ ली, अब टेस्टिस के आगे क्या समझते हैं? टेस्टिस के आगे हम समझते हैं कि हमारा वासा डिफरेंस जो है, जो हमने ट्यूब देखा था, उसका क्या काम है। तो देखिए, वासा डिफरेंस का कोई खास काम नहीं होता। ठीक है, वासा डिफरेंस क्या है? वासा डिफरेंस, ठीक है। अब ये वासा डिफरेंस क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि खोखली ट्यूब है, खोखली ट्यूब है। अब ये खोखली ट्यूब क्या करती है? ये क्या करती है? ये क्या करती है? इट कैरीज स्पर्म। क्या करती है? स्पर्म्स को कैरी करती है। इट कैरीज स्पर्म्स। कैसे कैरी करती है? क्योंकि इस वासा डिफरेंस जो है वो एक साइड पर किससे कनेक्टेड है? एक साइड पर कनेक्टेड है टेस्टिस से, और दूसरे साइड पर किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है हमारी यूरिथ्रा से। तो क्या है? इट इज कनेक्टेड फ्रॉम वन साइड विद टेस्टिस, यानी कि एक साइड किससे कनेक्टेड है? इसकी टेस्टिस से, और दूसरी साइड जो है वो किससे कनेक्टेड है? यूरिथ्रा से। ठीक है, यूरिथ्रा से। अब ये क्या करती है? जो वासा डिफरेंस है ये ले जा करके अपने अंदर से स्पर्म को किसके अंदर छोड़ देती है? एक ऐसे डक्ट के अंदर छोड़ देती है जो यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए कॉमन है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अगर वासा डिफरेंस किसमें छोड़ देती है? वासा डिफरेंस एक कॉमन डक्ट में किसको छोड़ देती है? कॉमन डक्ट में हमारे स्पर्म्स को छोड़ देती है। यानी कि वासा डिफरेंस प्लस में क्या? यूरिथ्रा क्या बनाता है? कॉमन डक्ट बनाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि दोनों जहां पर आकर के मिलेंगे, जहां पे वासा डिफरेंस और जहां पर यूरिथ्रा आकर के मिल रहे हैं, ये कॉमन डक्ट हो गई, जहां से दोनों स्पर्म्स भी जाएंगे, और यहीं से ही क्या जाएगा? यहीं से ही हमारा यूरिन भी ट्रैवल करेगा। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब वासा डिफरेंस के बाद हमने क्या देखना है? वासा डिफरेंस के बाद हमने देखना है पेनिस क्या होता है। पेनिस ही तो है। अब पेनिस के थ्रू क्या होता है?
है, वासा डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं पेनिस क्या होता है। ठीक है, तो पेनिस क्या है? it is outer the body. it is located outer the body। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो पेनिस है ना वो बॉडी के आउटर साइड में कनेक्टेड है, यानी कि बॉडी से बाहर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये पेनिस क्या करता है, पेनिस यूरिन को साथ में स्पर्म्स को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। बॉडी से क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, थ्रोज आउट, यानी कि बॉडी से बाहर निकालता है। तो पेनिस क्या कर रहा है, पेनिस ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अब यही जो पेनिस है ना, यही पेनिस मेन स्ट्रक्चर होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को छोड़ता है, ठीक है। किसमें जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर। मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को कौन छोड़ने वाला है, फीमेल बॉडी के अंदर जो वेजाइना होता है, अभी पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो अगर फीमेल के वेजाइना में मेरे को स्पर्म्स को छोड़ना है, तभी तो फीमेल के अंदर जाकर के वो हमारी एग सेल से फ्यूज करेगा। तो स्पर्म कहाँ जाना है, फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि वहीं जाकर के फ्यूज करेगा। तो फीमेल बॉडी के अंदर इस स्पर्म्स को भेजने का काम कौन करता है, ये भेजने का काम करता है पेनिस। कौन काम करता है, पेनिस। अब आगे देखते हैं, पेनिस समझ में आ गया होगा। देखिए पेनिस के बाद क्या देखिए, पेनिस के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यहाँ पे दिखाया है वासा डिफरेंस, जहां पर यूरिथ्रा से कनेक्ट हो रही है वहां पर मैंने आपको गोल गोल सा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना। ये क्या होता है, ये एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड हर जगह प्रेजेंट होता है ना, ग्लैंड बहुत जगह प्रेजेंट होता है। इतने सारे ग्लैंड तो आप अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ करके आए थे, है ना। यहाँ पर भी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ नाम याद रखना है, सेमाइनल वेसिकल ये एक ग्लैंड होता है, और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड हैं जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स एक तरीके का लिक्विड सिक्रीट करते हैं, अपने लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी सलाइवा क्या है, सलाइवा एक लिक्विड है, हमारा म्यूकस क्या है, म्यूकस भी एक तरीके का सेमी लिक्विड है। तो अब क्या है, ये जो सेमाइनल वेसिकल और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये इन दोनों के रास्ते पर प्रेजेंट है ना, वासा डिफरेंस के और यूरिथ्रा के जो जहां कॉमन डक्ट बन रही है उसके रास्ते में प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, इस रास्ते के अंदर एक लिक्विड को छोड़ देते हैं, यानी कि कॉमन डक्ट के अंदर एक लिक्विड को सिक्रीट करा जा रहा है इन ग्लैंड्स के थ्रू। अब ये लिक्विड क्या करता है, ये लिक्विड कंबाइन हो जाता है हमारे स्पर्म्स के साथ। ये क्या करता है, ये लिक्विड स्पर्म्स के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यानी कि स्पर्म्स जो होते हैं ना वो मेल बॉडी से सिर्फ ऐसे ही बाहर नहीं जाते हैं सूखे, क्या होता है, वो लिक्विड में तैर करके बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लिक्विड में मिक्स होकर के टेस्टिस से बाहर, हमारे जो पेनिस से बाहर निकाले जाते हैं स्पर्म्स। यानी कि स्पर्म्स किसके अंदर तैर रहे हैं, लिक्विड के अंदर तैर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इस लिक्विड को क्यों निकाला गया, इस लिक्विड का क्या फायदा है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कोई अगर स्पर्म्स क्या है, स्पर्म तो एक हार्ड बॉडी है, अगर ऐसे बाहर निकलेगा तो वो बहुत ज्यादा रफ होंगे। तो ये क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है, ये लिक्विड लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट। आप देखते हैं आई ड्रॉप डाली जाती है, लुब्रिकेंट होती है। तो लुब्रिकेंट क्या करती है, लुब्रिकेंट ये जो हमारी कोई भी चीज होती है ना, किसी भी चीज को चिकना बनाने के काम करती है। तो अब जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स कैसे होंगे, खाली स्पर्म्स रहेंगे तो रफ होंगे। तो इनको लुब्रिकेट करने के लिए एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो किसके द्वारा निकाला गया है, इन दोनों ग्लैंड्स के द्वारा निकाला गया है। और क्या करता है, ये लिक्विड लुब्रिकेशन के साथ साथ स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी देता है।
स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी देता है, यानी कि लिक्विड का काम हो गया इसको लुब्रिकेशन देना और साथ में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये जो दोनों मिल जाते हैं ना, इनको बोला जाता है सीमेन। क्या बोला जाता है? सीमेन, यानी कि मेल बॉडी से बाहर सिक्रेट किया जाता है एक लिक्विड जिसके अंदर स्पर्म्स मिक्स है, और इनको कंबाइनली बोल दिया जाता है सीमेन, यानी कि मेल बॉडी से बाहर निकलता है सीमेन। सीमेन ही फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये सब समझ में आ गया। अब एक बात देख लेते हैं, हमने जो इतनी सारी चीजें देखी है ना, हमने इतनी सारी चीजें देख ली, हमने ये सब क्यों देखा? क्योंकि हमने इसमें क्या करवाया? हमने इसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाया था, है ना। स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराने के लिए इतना सारा तामझाम आपको पढ़ाया है, ठीक है। स्पर्म्स यहाँ से बनते हैं, ऐसे जाते हैं, वैसे जाते हैं, ये सब स्पर्म्स के लिए पढ़ाया है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि स्पर्म्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, है ना, उसका भी थोड़ा सा सम्मान रख लीजिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है स्पर्म्स के बारे में, सिर्फ क्या पढ़ना है, स्पर्म्स का स्ट्रक्चर देख लो। स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये है मेरा स्पर्म। अब ये क्या होता है? ये क्या है? ये है एक स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? स्पर्म है मेल गैमीट ऑफ ह्यूमंस। मेल गैमीट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है। अब इसमें क्या है? एक पार्ट का आप ये देख रहे हैं बड़ा सा, इसको बोला जाता है हेड। इसको क्या बोला जाता है? बड़े से पार्ट को बोला जाता है हेड, ठीक है। ये मिडिल पार्ट होता है, ये जो बनाया है ये यहाँ तक होता है सिर्फ। ये जो बीच में बनाया है मैंने, इसको बोला जाता है मिडिल पार्ट। पर ये मत छोड़ो, ये छोड़ो, इसको पढ़ो। ये क्या है? ये है तुम्हारी टेल, ये है तुम्हारी टेल। अब क्या होता है, जो हमारा ओवा होता है ना, ओवा कैसा होता है? ओवा जो होता है, ओवल यानी कि जो फीमेल गैमीट होता है, जो हमारा फीमेल गैमीट होता है, इसको यहाँ से मिटाई देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फीमेल गैमीट होता है ना, ओवा कैसा होता है? ओवा ऐसे होता है ना, ओवा ऐसे होता है। अब क्या होता है, जैसे ये स्पर्म जा करके ओवा से फ्यूज करने के लिए पेनिट्रेट करता है ओवा को, पेनिट्रेट करता है ओवा को, ठीक है। इस तरीके से स्पर्म आके ओवा को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। तो इसके अंदर जब ओवा से ये फ्यूज कर जाता है, इसकी लाइनिंग को ब्रेक करके, ओवा की लाइनिंग को ब्रेक करके, जब ये वाला स्पर्म इसके अंदर चला जाता है ना, तो स्पर्म जो जाता है अंदर, उसका सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट जाता है। ये जो टेल वाला पार्ट होता है, ये जो मिडिल पार्ट होता है, सब हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ हेड जाता है, क्योंकि इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। इसलिए जो ओवा होता है, जब उसके अंदर पेनिट्रेट करता है हमारा स्पर्म, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट इसके अंदर जाता है, टेल पार्ट और मिडिल पार्ट नहीं जाता है। अब इस टेल पार्ट का फिर काम क्या होता है? देखिए, इस टेल पार्ट का काम होता है स्पर्म का मूवमेंट कराना। इस टेल का काम है स्पर्म का मूवमेंट कराना। मूवमेंट कैसे कराती है? मूवमेंट कराता है, ये जो होता है, ये स्पर्म में क्या होता है, इसकी टेल इस तरीके से मूव करती है, ठीक है, इस तरीके से लहराती है। और जैसे ही लहराती है तो स्पर्म क्या करता है? आगे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है? टेल क्या करा रही है? टेल मूवमेंट करा रही है। और जो स्पर्म का हेड है वो क्या करता है? वो ओवा में जाकर के पेनिट्रेट करता है, ओवा के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाऊंगी। इतने एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या पार्ट्स देखे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पहला था टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? 2 नंबर में होते हैं, 2 होते हैं, स्क्रॉटम में बंद होते हैं, क्योंकि इनको 2 से 3 डिग्री ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर क्या करते हैं? यहाँ से स्पर्म्स बनते हैं और किसके थ्रू जाते हैं? वासा डिफरेंस के थ्रू जाते हैं। वासा डिफरेंस कहाँ मिल जाती है? यूरिथ्रा से मिल जाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा होता है। तो कॉमन डक्ट बना देती है, जिसके थ्रू स्पर्म्स भी जाते हैं, यूरिन भी जाता है। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये एक लिक्विड में तैयार करके जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? सीमेन। सीमेन हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। पेनिस क्या है? पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे फीमेल में स्पर्म्स को छोड़ने का काम करता है, यानी कॉपुलेशन करने का काम करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।